हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत में गजनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कोई गजनी साम्राज्य को यामनी वंश भी बोला जाता है। तो गजनी साम्राज्य में किसके बारे में जानेंगे? महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। किसके? महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। गजनवी के बारे में जानेंगे। ओके, तो महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। तो क्या है कि इससे पहले मैं बता दूं कि कल का जो मध्यकालीन भारत में जो पहला चैप्टर लाए थे, वो लाए थे भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों का आक्रमण में हम पढ़े थे कि मतलब भारत में जो प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, जो सफल जो मतलब जो उसका जो आक्रमण जो सफल हुआ था, वो था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़े थे। वो कौन था? अरबवासी था। तो अरब भारत पर अरबों का आक्रमण था। उसके बाद भारत पर अरबों का आक्रमण में क्या पढ़े थे हम पढ़े थे कि मतलब वो सिर्फ क्या इस्लाम का उनका उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का, जो हमको भारत से धन लूटना है और क्या इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। उसके बाद इस्लाम जो नहीं मानते हैं तो उस पर क्या है कि जो गैर मुसलमान है उस पर जजिया कर लगाना था। ओके, तो मैंने कल के बारे में पढ़ा था। तो क्या है कि यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये भी वीडियो देखें, फिर इसी तरह जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो मतलब सीक्वेंस वाइज आते रहेगा। तो महमूद गजनवी के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर कल जो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गुलाम वंश के बारे में पढ़ते पढ़ते पूरा वो मुगल सल्तनत तक जाएंगे। तो उसमें क्या था कि जब मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है वीडियो को। ओके, तो उसके बाद देखिए महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में उससे पहले कोई पृष्ठभूमि को कुछ तैयार कर लेते हैं। तो क्या है कि देखिए मध्यकालीन जो भारत में गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश बोला जाता है। तो इसका जो संस्थापक कौन था? संस्थापक जो था उसका कौन था? अल्पतगीन था। क्या? अल्पतगीन था। ओके, तो गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था? अल्पतगीन था। और उसका राजधानी कहाँ था? तो उसका राजधानी था कहाँ? गजनी में। ओके, गजनी में था। तो बोलिएगा कि गजनी कहाँ था? देखिए जो अभी का जो उज्बेकिस्तान आता है, ईरान आता है, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, वो सब जो है गजनी में आता था। तो उसका राजधानी कहाँ है? गजनी में है। तो ओके, तो क्या है कि जो उसके बाद तो उसका जो संस्थापक कौन था हम देख लिए, अल्पतगीन था, और राजधानी कहाँ था? गजनी था। और उसके बाद देखिए अल्पतगीन के बाद जो उसका एक दास था, दास या उसको उसका दामाद भी था। किसका दामाद था? अल्पतगीन का दामाद था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुबुक्तगीन। ओके, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो था उसके बाद वो वहाँ का शासक बना। कहाँ का? गजनी का। तो सुबुक्तगीन जो था तो वो 977 ईस्वी में, कब? 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। ओके, उसके बाद वो जो था, जो भारत पर पहला, यदि पूछे भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कौन किया था, तो भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया था सुबुक्तगीन। कहाँ किया था? पंजाब के विरुद्ध किया था। देखिए भारत में उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वहीं से आक्रमण होता था, अरबों द्वारा भी वहीं से किया गया था। उसके बाद जो तुर्क था उसके द्वारा भी वहीं से किया गया था। तो क्या है कि जो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो सुबुक्तगीन था पंजाब के विरुद्ध किया था, और वहाँ का शासक कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल था। ओके, क्या था? जयपाल था। तो क्या है कि देखिए तुर्क जो आक्रमण करता था उसका दो दो ही उद्देश्य होता था, इस्लाम धर्म को जो है प्रचार करना, और उसके बाद जितना भी धन हो उसको वहां से लूट के ले आना है, गजनी में लेके आना था। वो नहीं था कि जो मतलब मतलब पहले के राजा, उसके बाद वाला राजा में ये हो गए, गुलाम वंश के बाद वाला से यदि किसी से लड़ाई हुआ तो चलो ठीक है, मुगल वंश में हो गया, जैसे में आप कुछ राज्य दे दो या वैवाहिक संबंध स्थापित कर दो तो लोग वापस आ जाते थे। लेकिन इसमें था जो मोहम्मद गजनवी था, उसका एक ही सिद्धांत था कि जो हमको लूट जितना करना हो वहां से धन सोना जो हो वो लेके आ जाना है। तो गजनी साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं। तो उसके बाद पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के बारे में आपको बता दिए, जो कि पंजाब के विरुद्ध किया था, और वहां का राजा कौन था? जयपाल था। उसके बाद आते हैं, देख लीजिए
क्या है कि मध्यकालीन इतिहास में कल हम भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, और कल का वीडियो यदि अगला जो वीडियो आएगा मोहम्मद गोरी के बारे में आएगा। ओके, तो देखिए कुछ तुर्क के बारे में जानते हैं। तुर्क मतलब अरब वासी क्या था, जो पिछला वीडियो में बताए थे। उसके बाद तुर्क के बारे में जान जाते हैं। देखिए तुर्क कबीलों की लूटपाट करने की आदत थी। तुर्क कबीले जो थे वो क्या थे, वो उनका काम था कि हमको लूटपाट करना है, मतलब जितना हो सके उतना धन को लूट ले। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था। उसके बाद उसका तुर्क में था वो तेजी से आगे और पीछे हटना, बिजली की तरह टूट पड़ना, और पीछे छूट जाने वाले के किसी ढाले ढाले दल पर, ढीले ढाले जो दल है उस पर हमला करना, उसका जो युद्ध कला के मुख्य अंग थे। मतलब ये था कि आपको बिजली की तरह चलना है। मतलब आज वो तुर्क के बारे में कहा जाता है कि जो घोड़े पे बैठ के, मतलब वो कहीं भी कितना किलोमीटर हो वो जो है ट्रैवलिंग कर लेते थे। और उसका था कि जो मतलब कोई भी कबीले पर भाई लूटपाट करना है, वहां से धन को लूट के ले आना है, बस वही काम था किसका, तुर्क कबीले का काम था। ओके, तो देखिए महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं हम। देखिए महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। जो महमूद गजनवी जो था उसका जो अपने पिता, महमूद गजनवी के पिता कौन था, सुबुक्तगिन था। तो सुबुक्तगिन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो जो है महमूद गजनवी जो है वहाँ का जो 998 ईस्वी में, यहाँ देखिए 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। कब गद्दी पर बैठा था, कब, 998 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में। क्या कहते, ये तो पीछे बता ही दिए थे। जो अल्पतगिन जो था गजनी का संस्थापक था। उसके बाद सुबुक्तगिन आया। सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी जो था 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके, उसके बाद देखिए उसको जो वहाँ के जो मतलब बगदाद का जो खलीफा थे उनका क्या नाम था, अल आदिर बिल्लाह। क्या नाम था, अल आदिर बिल्लाह। क्या, अल आदिर बिल्लाह। तो अल आदिर बिल्लाह जो थे वो जो मोहम्मद गजनवी है उनको जो उसको 2 उपाधि दिया। तो पहला उपाधि क्या था, पहला उपाधि था यमीन उद दौला, है ना। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, जो पहला उपाधि था वो क्या था, यमीद उद दौला की उपाधि था। ओके, तो यमीन उद दौला का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो जो खलीफा था अली अल आदिर बिल्लाह, जो मोहम्मद गजनबी को 2 उपाधि दिया। पहला था यमीन उद दौला जिसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा का अर्थ क्या है, दूसरा जो उपाधि दिया था उसका नाम था यमीन उल मिल्लाह। यमीन उल मिल्लाह मतलब क्या, मुस्लिमों का संरक्षक। क्या, मुस्लिमों का संरक्षक। तो क्या है कि देखिए बगदाद का जो खलीफा था वो अल आदिर बिल्लाह को, अल आदिर बिल्लाह जो था महमूद गजनवी को 2 उपाधि दिया था, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया था। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद और नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। देखिए यही संदर्भ था जिसमें महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा था, 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी जो था गद्दी पे बैठा और 1000 ईस्वी तक शासन किया। क्योंकि 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी तक शासन किया, क्योंकि 1030 ईस्वी में वो उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो भारत पर आक्रमण किया था 1000 से 1027 ईस्वी तक, ये 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार महमूद गजनवी जो है कितना बार आक्रमण किया था, देख लीजिए, 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। तो क्या है कि देखिए कोई भी एग्जाम में आपको पूछ देता है जो महमूद गजनवी का है जो 17 बार आक्रमण किया, तो वो हम कैसे मानेंगे। देखिए कोई इतिहासकार तो हुआ होगा जो बोला होगा कि 17 बार आक्रमण किया है, तो उसका वो जो इतिहासकार था उसका नाम क्या था, सर हेनरी एलियट नाम था। क्या, सर हेनरी एलियट। ओके, सर हेनरी एलियट जो था वो बोले है कि जो मतलब जो महमूद गजनवी है वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि वहां से धन को लूट के ले जाना है, यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना। जो तुर्कों का जो उद्देश्य था वो नहीं था, वो सिर्फ था कि हमको इस्लाम का प्रचार करना है और उसके बाद हमको वहां से भारत से धन को वापस ले जाना है। उसके बाद देखिए मध्य एशिया के हमलावर तुर्क कबीलों के सख्त प्रतिरोध करने के कारण महमूद को मध्यकालीन
मुस्लिम इतिहासकार है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है इस्लाम का नायक मानते थे। देखिए जो मुस्लिम इतिहासकार है, जो महमूद गजनबी को क्या माना है, जो इस्लाम का नायक माना है। लेकिन भारतीय इतिहासकार क्या बोला है, भारतीय इतिहासकार बोले हैं कि जो है वो क्या है, वो धन लूटने वाला था, वो आक्रमणकारी था, वही बोला है। ओके, उसके बाद देखिए इस तरह उसके शासनकाल में गाजी वाली भावना और मजबूत हुई। इस काल में ईरानी भावना का पुनर्जन्म हुआ और वह तेजी से आगे आगे बढ़ा। देखिए वो है क्या कि गाजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देखिए गाजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो मतलब कौन किया था, महमूद गजनबी किया था। ओके, और वो कौन सा मुसलमान था, तो कौन सा मुसलमान था, तो वो मुसलमान था कौन, देख लीजिए यहाँ सुन्नी मुसलमान था। क्या, सुन्नी, सुन्नी मुसलमान था। ओके, महमूद गजनबी जो सुन्नी इस्लाम है उसको मानता था। उसके बाद गाजी की भावना पैदा किया और मध्य एशिया में आगे की ओर बढ़ा। ओके, देखिए लीजिए महमूद गजनबी का उससे गहरा वास्ता था। ओके, उसके बाद देखिए फिर देखिए नेक्स्ट में है क्या, महमूद गजनबी ने तुर्क कबीलों से इस्लामी राज्यों की रक्षा और ईरानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जो तुर्क कबीला जो है, महमूद गजनबी है, तुर्क कबीला जो है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादातर प्रयास किया। इसलिए उसको क्या इस्लाम का जो है रक्षक बताता है, कौन, जो वहाँ का इतिहासकार है, तुर्क का इतिहासकार है। और उसके बाद क्या है, देखिए वहीं भारत में उसे सिर्फ एक लुटेरे और मंदिर के विनाशक, मतलब मंदिर के विनाशक के रूप में याद किया जाता है। ओके, कहते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ओके, कितना बार, 17 बार आक्रमण किया है। और किसने कहा था ये, सर हेनरी इलियट, मैं पीछे अभी बता दिया हूँ किसने कहा था, सर हेनरी इलियट ने कहा था कि जो महमूद गजनबी है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ओके, और देखिए अब उसको जो आक्रमण हुआ है 1000 से कब कब किया है, देख लीजिए 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया है। 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण देख लीजिए 1000 ईस्वी में किया, जो पंजाब के हिंदुशाही शासक थे, कौन था, वो जयपाल था। एक मिनट देखिए, जयपाल था, कौन था, जयपाल। तो देखिए जो उसका जो पिता था कौन था, सुबुक्तगिन था। तो सुबुक्तगिन भी जो जयपाल पर आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनबी है वो भी जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल को बुरी तरह पराजित कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है कि जो जयपाल है वो अपना जो उसका पुत्र था उसका नाम था क्या, अनंतपाल था। क्या था, अनंतपाल था। तो उसको राजा बना देता है। और मतलब इतिहासकार बताते हैं कि जो मतलब जो उसके बाद वो शर्म के मारे वो क्या किया कि चिता पे अपने आप को मतलब जला लिया, मतलब वो मृत्यु हो गया। ओके, तो उस देख लीजिए आरंभिक हमले उन हिंदुशाही राजाओं के खिलाफ थे जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन कर रहे थे। उनकी राजधानी कहाँ थी, पेशावर थे उस वक्त, कहाँ था, उद्भंड या पेशावर थे। हिंदुशाही राजाओं को अपनी दक्षिण पश्चिम सीमा पर एक आक्रामक प्रसारवादी राज्य के उदय से उठ सकने वाले खतरे को भांपने में देर नहीं लगी। ओके, उसको लगा से उत्तर पश्चिम से जब अरब के बाद कोई ना कोई फिर आएगा हैं। तो कौन आए उसके बाद, अरब के बाद आया तुर्क आए। तो उसको जो वहाँ का राजा था उसको पहले से ही पता था कि जो मतलब वहाँ से कोई ना कोई आएगा है। और क्या था कि जो वहाँ का जो साम्राज्य जो राजा थे उतना मजबूत नहीं थे, वही कारण जो जितना भी तुर्क आए या अरब वासी आए वो भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से ही प्रवेश किए हैं। देख लीजिए गजनी के शताच्युत सामानी सूबेदार मुल्तान के आसपास के क्षेत्र के भट्टी राजा और मुल्तान के मुस्लिम जो अमीर है वो मिलकर हिंदुशाही राजा जयपाल को गजनी पर हमला किया। देख लीजिए जो वहाँ से तुर्क से जो सरदार था, जो अमीर था, वो निकाले गए थे। तो वो क्या किए कि जो वहाँ का जो पंजाब का शासक था जयपाल, तो उससे साठगांठ किए कि ठीक है आप गजनी पे आक्रमण करो, मैं आपका साथ हूँ। लेकिन क्या है कि जब जयपाल ने जब गजनी पर आक्रमण किया तो उसमें जयपाल को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। ओके, देखिए लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और उसका बनाया हुआ गठजोड़ धराशायी हो गया। ओके, उसके बाद देखिए
जब धराशायी हो गया, जयपाल का जब हार हो गया, तो देख लीजिए, बदले के तौर पर उस समय के गजनवी शासक ने काबुल और जलालाबाद के आसपास के क्षेत्र तबाह कर दिए। तो जो जलालाबाद है और जो काबुल है उस समय के, उसको तहस नहस कर दिए। ओके, जब जयपाल की हार हो गया तो उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए 1008 और 9 ईस्वी में फिर उसके बाद हिंदुशाही राजा जो है आनंदपाल को बनाया। कौन? जयपाल जो है उसका जो अपना पुत्र था वो आनंदपाल को राजा बनाया। तो आनंदपाल के साथ भी जब मोहम्मद गजनबी का लड़ाई हुआ तो आनंदपाल के भी हार हुआ। उसके बाद वो लाहौर से कुछ शासन कर रहा था। उसके बाद फिर 1009 ईस्वी में जो महमूद गजनबी था एक बार और आक्रमण किया आनंदपाल पे और उसको वहां से खदेड़ दिया और जो लाहौर को फिर तहस नहस कर दिया। कब? 1008 से 19 ईस्वी में। उसके बाद देखिए फिर आते हैं 1008 से 1009 ईस्वी में आते हैं। कब? 1008 से 9 ईस्वी में, क्योंकि उस जो महमूद गजनबी है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो 1008 से 9 ईस्वी में 1018 से 1008 से 9 ईस्वी बता दिया आपको। अब बताते हैं 1018 से 1019 ईस्वी में। तो देखिए 1019 ईस्वी में क्या हुआ, जो मथुरा और कन्नौज का जो प्रतिहार राज्य था उस पर भी आक्रमण किया और वहां के राजा को हरा दिया। और उसके बाद वहां से जो धन की प्राप्ति हुआ उसको लेकर फिर कहाँ? गजनबी लौट गया। उसका एक ही काम था, जो भारत पर आक्रमण करो, उसके बाद वहां से जो धन हो उसको लूट के फिर वापस आ जाओ, बस वही था। उसके बाद फिर देखिए एक और घटना है 1020 1019 से 1022 ईस्वी तक। कब? 1019 से 1021 या 22 ईस्वी तक। तो जो चंदेल राजा था, कौन था उस समय? था चंदेल राजा विद्याधर। ओके, तो विद्याधर थे। तो उससे पहले क्या किया कि देखिए जो महमूद गजनबी है जो कन्नौज पर हमला किया। तो कन्नौज पर जब हमला किया तो वहाँ का जो राजा था वो कौन था? राज्यपाल था। तो वो क्या है, राज्यपाल है जो वहाँ से महमूद गजनबी से आने से पहले ही भाग गया। तो महमूद गजनबी के आने से पहले भाग गया राज्यपाल। तो उसके बाद महमूद गजनबी आया, उसके बाद वहाँ से पैसा, अपना पैसा हो गया, धन हो गया, सोना हो गया, जो हो वो लूट के अपना फिर निकल गया। तो उससे जो चंदेल राजा जो थे, चंदेल राजा के नाम क्या था? उसका नाम था विद्याधर। कौन? विद्याधर। तो विद्याधर को बहुत बुरा लगा कि अरे यार, मतलब महमूद गजनबी आया, उसके बाद आप लड़ाई भी नहीं लड़े, उस तरह आप भाग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है विद्याधर जो है राज्यपाल पर, जो कन्नौज के राजा थे, राज्यपाल पर उस पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को क्या? मार दिया। उसके बाद महमूद गजनबी को जब पता चला ये बात, तो उसके बाद महमूद गजनबी जो है विद्याधर पर भी आक्रमण कर दिया। तो 1021-22 ईस्वी में जब विद्याधर पर आक्रमण किया, तो आक्रमण में मतलब देखिए क्या है कि इतिहासकार जो है इतिहास लिखते हैं। तो इतिहासकार है जो, कोई इतिहासकार कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिखता है। तो उसमें जो था, जैसे में जो तुर्क का था इतिहासकार, तो वो बताते हैं कि जो मतलब क्या, वो बताते हैं कि महमूद गजनबी के पास जो है सेना कम थे और विद्याधर के पास जो सेना थी बहुत ज़्यादा सेना थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि महमूद गजनबी को लगा कि से मतलब मैं वो युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध नहीं जीत पाऊंगा तो उसके बाद वो एक ऊंची पहाड़ जो होता है उस पर चढ़ के एक बार देख लेते हैं कितना उसके पास सेना है। तो जब देखे तो उसके पास बहुत ज़्यादा सेना था वहाँ से। तो वहाँ का इतिहासकार लिखता है कि जो मतलब जो विद्याधर का सेना जो था, जो मतलब महमूद गजनबी की सेना से डर गया। मतलब कुछ देखिए, तुर्कों का एक ही सपना था क्या? भारत पर आक्रमण करो, जितना हो सके उतना मारकाट कर दो, जितना धन हो, पैसा हो, उसको लूट के वापस आ जाना, उसका एक ही मकसद था। तो उसमें क्या था कि मतलब विद्याधर को सेना जो है उसमें मतलब त्राही मच गया। मतलब मैं महमूद गजनबी की सेना से जीत नहीं पाऊंगा। तो क्या है कि वो भागने लगा। तो जब भागने लगा तो महमूद गजनबी की सेना जो है वो उसका पीछा किए। उसके बाद पीछा करके मतलब जो मार काट कर सके उसको मारे काटे। उसके बाद क्या हुआ कि जो पैसा था, सोना था, धन था, वो मतलब लूट के वापस आ गए। तो वो कहाँ का था? वो जो है जो तुर्क का इतिहासकार था, तुर्क का इतिहासकार है, वो लिखा है ये बात। लेकिन इंडियन इतिहासकार क्या लिखा है? जो महमूद गजनबी और जो चंदेल के राजा विद्याधर थे उसके बारे में जो
इतिहासकार है, जो इंडियन इतिहासकार है, वो लिखा, जो विद्याधर थे वो क्या किए कि विद्याधर और गजनवी की लड़ाई में बताए कि मतलब जो गजनवी था वो पानी, जो नदी, एक नदी बह रही थी, उसको पानी को रोक दिया। तो पानी को जब एक जगह से रोक दिया तो पानी जो है, जहाँ पे जो सैनिक था, उसका जो विद्याधर का सैनिक था, तो वहाँ पे पानी आ गया जहाँ पे रुका हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि विद्याधर जो है, जो सैनिक को लेकर एकाएक मतलब पीछे हटे। तो पीछे हटने के क्रम में क्या हुआ कि मतलब जो जितना हो सके अपना सामान, जो सोना था, जो पैसा था, जो अनाज हो, जो खाना पीना का सामान हो, जो हुआ सो अपना रात में अपना वहाँ से लेकर लौट आए, और जो बच्चा उसको महमूद गजनवी जो है वहाँ से अपना ले लिया और लड़ाई नहीं लड़ा, मतलब फिर गजनवी वापस आ गया। तो सबका इतिहासकार का अपना अपना एक तर्क होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं जो महमूद गजनवी का जो 17 बार आक्रमण किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना था क्या, जो सोमनाथ, सौराष्ट्र सौराष्ट्र गुजरात में जो सोमनाथ का जो मंदिर का लूट है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, 1020 और 1025 के बीच महमूद गजनवी मध्य एशियाई मामलों में सुलझा रहा। कब? 1020 1025 ईस्वी तक। फिर देखिए 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर हमला करने की योजना बनाई, जो एक बहुत धनी मंदिर था और लाखों तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर खींचता था। ओके, तो क्या है कि जो उसको पता चला जो सौराष्ट्र में जो सोमनाथ का मंदिर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोना है, धन है। तो इसके लिए वो 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। देख लीजिए, इस हमले का उद्देश्य राजपूतों को आक्रांत करना और झटका देना था, क्योंकि वह 30,000 की नियमित सवार सेना लेकर मुल्तान और जैसलमेर के रास्ते आगे बढ़ा। तो देखिए, जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में उस समय जो है राजपूत का राज्य था। तो क्या है कि देखिए, उस समय अजमेर में चौहान वंश की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1112 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1112 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो वो जो है, जो कहाँ, मुल्तान और जैसलमेर के रास्ते भारत आया। ओके, उसके बाद देखिए, रास्ते में आने के क्रम में कुछ मामूली प्रतिरोध ही हुआ और वह सोमनाथ जा पहुंचा। कुछ लड़ाई हुआ, जो राजा थे वो लड़े, जो राजा लगा कि हम उससे नहीं जीत पाएंगे, वो भाग खड़ा हुआ। तो क्या है कि उसको ज़्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह आसानी से सोमनाथ मंदिर में आ गया। देख लीजिए, उसके बाद उसके आने पर नगर का कमांडर जो था, नगर का कमांडर था जो उसको देख रेख करता था सोना का, वो मतलब सोमनाथ मंदिर का, वो भाग गया। लेकिन नागरिकों ने भारी प्रतिरोध किया। तो नागरिक ने प्रतिरोध किया, लेकिन उससे क्या, महमूद गजनवी ने क्या, शिवलिंग को तोड़ दिया और आदेश दिया कि उसके कुछ भाग को अपने साथ वो गजनवी ले जाए। कहाँ? गजनी ले जाए। तो जो मोहम्मद गजनवी था, जो शिवलिंग को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, और कुछ जो हिस्सा था उसको गजनी ले गया। वापसी में कुछ राजपूत शास्त्र जो राजाओं ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन उससे निकलने में वो सफल रहा। और बीच रास्ते में जो जाट था वो भी महमूद गजनवी पर आक्रमण किया, और क्या किया कि मतलब कुछ जो सोना था, सोना हो गया, कुछ धन हो गया, तो उसको कुछ लूट लिया जाट। तो वही क्रम में जब महमूद गजनवी बोला कि जब तुम हमसे लूटे हो तो रुको, मैं फिर आऊँगा। तो फिर 1027 ईस्वी में जो है, 1027 ईस्वी में जो महमूद गजनवी का लास्ट आक्रमण था भारत में। ओके, जो किसके खिलाफ था? तो देखिए, जाट के खिलाफ था। किसके? जाट के खिलाफ था। ओके, तो जाट के खिलाफ था आक्रमण 1027 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, 1027 ईस्वी में जाट पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कब हो गया मृत्यु? 1030 ईस्वी में। ओके, तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए, महमूद गजनवी का मृत्यु हो गया। उसके बाद देखिए, अब हम महमूद गजनवी के बारे में इतना जान गए। उसके बाद कुछ हम इतिहासकार के बारे में जानते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, डीआरडी हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या है कि मतलब आपको इतिहासकार के नाम आ जाता है। जैसे में अलबरूनी हो गया इतिहासकार, उतबी हो गया, फिरदौसी हो गया, उसके बाद बैहाकी हो गया। तो ये सब जो था, जो महमूद गजनवी के इतिहासकार था, तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, अब हम कुछ इतिहासकार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए,
जो महमूद गजनबी का जो इतिहासकार था, एक था कौन, फिरदौसी। कौन था, फिरदौसी। तो फिरदौसी के बारे में जानते हैं। देखिए फिरदौसी जो कोई भी एग्जाम में पूछ देता है, जो शाहनामा, शाहनामा जो है फारसी ग्रंथ में लिखा गया था। तो शाहनामा की रचना किसने किया था, तो देखिए शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया था। किसने, फिरदौसी ने किया था। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो शाहनामा की रचना जो फिरदौसी ने किया था, वो 1010 ईस्वी में, ये जो किताब है 30 साल लगा था लिखने में। कितना लगा था, 30 वर्ष लगा था फिरदौसी को ये जो शाहनामा है उसके बारे में लिखने में। ओके, तो फिरदौसी जो है 30 साल की मेहनत के बाद 1010 ईस्वी में तैयार किया था। ओके, ये इसमें क्या है, फिर जो शाहनामा है उसमें दोहे है जो दो मुख्य भागों में विभक्त है। एक है कवि कल्पित और ऐतिहासिक सासानी शासकों से मेल खाते हैं। उसमें क्या है कि जो जो पिछले जो शासक था उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। तो शाहनामा की रचना किसने किया था, फिरदौसी ने किया है। उसके उसके बाद देखिए फिरदौसी के बारे में जानते हैं। जब 1030 ईस्वी में लिखा तो महमूद गजनबी जो है उसको बोला था, मतलब फिरदौसी को बोला कि आप शाहनामा की रचना कीजिए। तो जो है जो मोहम्मद गजनबी जो है, तो 1030 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में जो है फिरदौसी वो शाहनामा की रचना कर लिया। उसके बाद गजनबी बोला कि आपको हम इसके बदले दिरहम दूंगा, तो प्रत्येक शब्द के लिए हम आपको दिरहम देंगे। तो वो क्या किया कि जब 1010 ईस्वी में लिख लिया, जब ये शाहनामा की रचना हो गया, तो दिरहम के जो दिनार देंगे, दिनार के जगह पे जो महमूद गजनबी है पहले बोला क्या, हम आपको देंगे दिनार। ओके, दिनार देंगे। लेकिन जब किताब लिखने के बाद उसको दिया दिरहम। क्या दिया, दिरहम। दिनार और दिरहम में क्या अंतर है, देखिए जैसे अभी का रुपया, क्या रुपया और पैसा में जैसे अंतर होता है ना, रुपया और पैसा में अंतर होता है, उसी तरह दिनार और दिरहम में अंतर होता है। तो उसके बाद उसको दिनार देने लगा, मतलब दिरहम दिया है कि आप दिरहम लो। तो फिरदौसी जो है वो बोला कि मैं पैसा लेने से, वो पूरा इनकार कर दिया, मैं पैसा नहीं लूंगा। और वो क्या है कि जो वो अपना घर वापस आ गया। उसके बाद आने के बाद क्या है कि भाई वो कवि था। उसके बाद वो एक पंक्ति लिखा महमूद गजनबी के बारे में। तो महमूद गजनबी के बारे में जब वो पंक्ति लिखा तो उससे मतलब क्या है कि मतलब गजनबी का मतलब जहाँ तहाँ, मतलब उसका जो मंत्री था, सेनापति था, नगर में निकलता था तो लोग वही पंक्ति बोलते थे। तो उससे क्या हुआ है कि मतलब सैनिक को बुरा लगता था, मंत्री को बुरा लगता था। तो आके महमूद गजनबी को बताया कि देखिए कि आप उसको, आप क्या है जो दिनार बोले थे तो आप दिनार दीजिए, दिरहम उसको मत दीजिए, दिनार में पैसा दीजिए उसको। तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है फिर दो। तो जब दिनार लेके जब उसके घर पे पहुंचे फिरदौसी के पास में, तब तक वो मर चुका था। तो उस समय उसका क्या था, जनाजा निकल रहा था। तो फिरदौसी के पास एक पुत्री थी, क्या एक पुत्री थी। तो उसको पैसा दिया से आप ये जो है दिनार रख लो। तो वो साफ मतलब इनकार कर दिया, मैं अब पापा ही नहीं रहे तो अब वो पैसा लेकर क्या करना हमको, वो पैसा नहीं लिया। ओके, तो शाहनामा के बारे में वो जान गए, आप फिरदौसी लिखा था। उसके बाद और कुछ जानते हैं। देखिए अब हम जानते हैं उसके बाद किसके बारे में, उत्बी के बारे में जानते हैं। ओके, किसके बारे में, उत्बी जो इतिहासकार था उसके बारे में जानते हैं। देखिए महमूद गजनबी के विद्वानों में उत्बी महमूद गजनबी का समान महान साहित्यकार था, और वह शाही इतिहासकार भी था। क्या था, शाही इतिहासकार भी था। तो दरबारी इतिहासकार जो महमूद गजनबी का जो था कौन था, तो वो था कौन, उत्बी था, उत्बी। ओके, उसके बारे में जानते हैं। उसने दो पुस्तक लिखा था। एक पुस्तक का नाम था कि, देखिए ये जो क्वेश्चन है मतलब एग्जाम में आता रहता है, किताब उल यमिनी और तारीख ए यमिनी। किताब उल यमिनी और तारीख ए यमिनी, वो जो है दो पुस्तकें लिखा था, लिख लीजिए, जिसमें महमूद गजनबी के जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन है। उत्बी महमूद गजनबी का सचिव था। उत्बी के अनुसार महमूद गजनबी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था, जो क्या, आपको तो पहले ही बता दिया, जो जिहाद हो या इस्लाम हो, मतलब जिहाद या इस्लाम का प्रचार करना था। ओके, तो वो हो गया। लेकिन वो क्या है कि जो है उत्बी जो है भारत, जो दरबारी इतिहासकार था वो भारत में नहीं आया था। ओके, भारत में नहीं आया था, अलबरूनी आया था। लेकिन ये जो महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था उत्बी, वो नहीं आया था। उसका दो पुस्तक आपको बता दिए, कौन कौन पुस्तक है, किताब उल यमिनी और तारीख यमिनी। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। फिर देखिए आगे देखते हैं। अब बैहाकी के बारे में जानते हैं, देख लीजिए।
बैहाकी महमूद गजनबी का एक शाही लेखक था। लेनपुर ने उसे प्रूपिये श्री पेपिस मतलब पेप्स की उपाधि दिया है। वह गजनबी दरबार और उसके अमीरों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। ओके, और उन्होंने गजनबी शासकों का 1059 ईस्वी तक का विस्तृत इतिहास 10 खंडों में लिखा है। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे तारीख ए बैहाकी कहा जाता है। क्या तारीख ए बैहाकी कहा जाता है। ओके, तो क्या है कि 1059 ईस्वी तक इसमें इतिहास लिखा है, तो कौन, बैहाकी लिखा है। ओके, अब अगला में आते हैं। अब अलबरूनी के बारे में जानते हैं। देखिए अलबरूनी के बारे में जानते हैं। देखिए अलबरूनी जो है खगोल विज्ञान था, उसके बाद तर्क सांगिक जो औषधि विज्ञान था, गणित शास्त्री था, दर्शन शास्त्र था और धर्मशास्त्र का क्या था, विद्वान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में जो खीवा में हुआ था। ओके, और महमूद गजनबी के भारत विजय से पूर्व वह एक विद्वान के यहाँ रहता था, जो खीवा वंश के जो शासक था उसके सेवा में था। वहाँ पे महमूद गजनबी जो है, जो खीवा वंश के अंतिम शासक को हरा देता है और अलबरूनी को अपने साथ ले आता है। तो 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ने ख्वारिज्म शाह पर विजय प्राप्त कर अलबरूनी को प्राप्त किया था। कब, 1017 ईस्वी में। ओके, 1018 से 19 ईस्वी में वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया। देखिए उतबी जो था भारत नहीं आया था, जो दरबारी इतिहासकार था, लेकिन जो अलबरूनी था 1018 ईस्वी से 19 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कौन, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देगा, जो महमूद गजनबी के साथ भारत कौन सा इतिहासकार आया था, तो कौन था आया था, अलबरूनी आया था। ओके, उसके बाद देख लीजिए अलबरूनी का जो प्रसिद्ध रचना है कौन है, किताब उल हिंद है। देखिए ये जो क्वेश्चन है खूब आ जाता है। जो किताब अल हिंद है उसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। ओके, तो तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। और जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है वो कौन किया था, सचाऊ किया था। कौन, सचाऊ, कौन, सचाऊ किया है। ओके, देख लीजिए यहाँ 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन का वर्णन है उसे कौन सी में, किताबुल हिंद में। यह पुस्तक अरबी भाषा में है, जिसके बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ओके, तो अरबी भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया, उसके बाद आपको बता दिए हैं कि जो फारसी भाषा से जो है अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया कौन किया था, सचाऊ ने किया था। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद जो हिंदी भाषा में जो, यदि आपसे पूछते जो किताब उल हिंद का जो अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया सचाऊ किया था, उसके बाद हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने किया था। ओके, कौन, रजनीकांत शर्मा ने किया था। देख लीजिए अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीयों की विशेषकर पवित्र स्थानों पर तालाब और जल संग्रहण कार्य के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की है। ओके, उसके बाद ओके, तो उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद अलबरूनी के बाद हम कुछ जान लेते हैं। देख लीजिए अलबरूनी जो है ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र जैसे में कन्नौज हो गया, बनारस हो गया यूपी और कश्मीर कभी नहीं गया था। लेकिन अलबरूनी ने भारतीय परिस्थितियाँ और संस्कृति को जानने के लिए क्या किया, जैसे मैं न कन्नौज गया, न बनारस गया, न कश्मीर गया, तो उसके लिए वो क्या किया कि जो वराह मिहिर की जो पुस्तक थी ब्रह्म सिद्धांत, या पतंजलि का जो योग सिद्धांत है, योग पर जो पुस्तक लिखे हैं, औषधि पर पुस्तक लिखे हैं, तो उसका जो है उल्लेख किया था, मतलब उससे पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके वो हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद उनसुरी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए उनसुरी भी है, उनसुरी अपने काल का महान विद्वान था। ओके, महमूद गजनबी विद्वानों के साथ साथ एक निर्माता और कलाकारों व वास्तुकारों का भी संरक्षक था। उसने देश विदेश के कलाकारों को बुलाकर गजनी के भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उसने गजनी में कई भव्य मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कौन, उनसुरी ने करवाया था। इसीलिए उसे क्या, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, पूर्व का आश्चर्य, पूर्व का आश्चर्य किसे कहा जाता है, उनसुरी को कहा जाता है। ओके, जो कि महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। ओके, तो उनसुरी के बारे में जान गए, उनसुरी के बारे में जान गए। उसके बाद देखिए महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो गया था, 1030 ईस्वी में हो गया था महमूद गजनबी का मृत्यु। तो महमूद गजनबी के बाद क्या है कि मतलब जो
मतलब उसका जो उत्तराधिकार आए, जो 1030 से 1086 ईस्वी तक राज्य किया था। 1030 से 1086 ईस्वी तक राज्य किया, लेकिन क्या है कि जो उत्तराधिकार थे, जो मतलब साम्राज्य को आगे बढ़ा नहीं पाया। वो क्या है कि अरबों से लड़ाई, जो अरब हो गया, उसके बाद कोई जो मतलब बगल अगल बगल का जो भी साम्राज्य था, उससे मतलब लड़ते लड़ते अपने आप को वो मतलब जो है क्या विनाश कर लिया। तो देखिए, ईस्वी तक शासन किया, परंतु उसका कार्य युद्ध, पतन और साम्राज्य की क्षीणता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो 1086 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य चला, उसके बाद साम्राज्य का जो है विनाश हो गया। ओके, तो क्या है कि दोस्तों यहाँ तक था महमूद गजनवी के बारे में। उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अच्छा सा क्या है कि कमेंट भी लिखिएगा मतलब कैसा वीडियो लगा, मतलब कुछ आपको जो भी विचार लगे नहीं, आपको ऐसे कुछ थोड़ा सा और विशेष कुछ जानकारी दे तो इस कमेंट लिखिए। और क्या है कि इस तरह सीरीज आते रहेगा। तो पिछला जो वीडियो में हमने देख लिया था, जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था सिंध प्रांत में, पंजाब में। उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में जान लिए, महमूद गजनवी का इतिहास देख लिए, जो कि मतलब गजनवी वंश बोलिए, गजनी वंश बोलिए, या यामिनी वंश बोलिए। ओके, तो उसके बारे में जान लिए। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद उसके दरबारी इतिहासकार के बारे में जान लिए। उसके द्वारा जो 17 बार आक्रमण किया गया, किसके किसके विरोध किया गया, तो वो भी जान लिए। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था 1030 से 1086 ईस्वी तक क्या शासन किया, और मतलब अपने में लड़ाई लड़ते हुए मतलब उसका जो साम्राज्य है वो पतन हो गया। तो यहाँ तक देख लिए। और क्या है कि अगला वीडियो मैं लाऊंगा क्या मोहम्मद गोरी के बारे में लाएंगे, क्या मोहम्मद गोरी के बारे में लाएंगे। ओके, मोहम्मद गौरी के बारे में लाएंगे। तो उसमें मैं देखूंगा मतलब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद जो गौरी के बाद किस तरह वो जो है मतलब भारत में जो सल्तनत वंश जो बोला जाता है, गुलाम वंश की कैसे स्थापना किया, मतलब इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू।